आपको हम बता दें, हाँ। गोरे अंग्रेजों ने देश छोड़ा, काले अंग्रेजों ने देश नहीं छोड़ा है। काले अंग्रेज आज भी भारत में हैं। वो संसद भवन के अंदर बैठते हैं और वो देश को लूटते हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि भारत की जो कानून है वो मात्र देखने में, पढ़ने में तो भले 140 करोड़ नागरिकों के लिए है, लेकिन हकीकत में वो कुछ 2 से 3% लोगों के लिए ही है। जी, जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। देश की आज़ादी के 79 वर्ष होंगे स्वतंत्रता दिवस की। आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे जो आज़ादी के जो परवाने थे, जो हमारे शहीद थे, जो हमारे युवा थे उस समय के, जिन्होंने कनपटी पे गोली खाई, जवानी में जो फांसी के फंदे पर चढ़ गए, जो मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, और तमाम वो महिलाएं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, ऐसी लोगों की क्या परिकल्पना थी उस समय, क्या सोच आ रही थी जब वो फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे। आजकल तो देश के आज़ाद होने के बाद लगभग 50 से 60 लोगों को ही फांसी हुई, लेकिन उस समय बहुत सारे लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ा और अपने आप को बलिदान करना पड़ा। उनकी क्या परिकल्पना थी, हम वकील साहब से जानेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अखिलेश त्रिपाठी साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। सर, आपने मेरे सवाल सुन लिए। देखिए, अगर आप हिस्ट्री पे जाएंगे जी, तो उस समय जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जी, उनकी सोच बहुत पवित्र थी जी, वो राजनीति से प्रेरित नहीं थी जी, वो सच्चे दिल से भारत को चाहते थे, अखंड भारत की परिकल्पना करते थे, सशक्त भारत की सोच रखते थे, एक विकसित राष्ट्र, भारत हमारा विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए वो एक सपना सजोए हुए थे। जी। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ उनके सारे सपनों पे पानी फिर गया। कैसे? आज वो जिस अखंड भारत की परिकल्पना करते थे, आज वो भारत सामाजिक रूप से खंड खंड में विभक्त हो गया। ओबीसी, एससी, एसटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके अलावा तमाम तरह के क्षेत्रवाद, तमिलनाडु के लोग तमिलवाद लेके चल रहे हैं, ये पंजाब के लोग खालिस्तान, पूर्वोत्तर में अलग क्षेत्रवाद चल रहा है, कश्मीर में अलग चल रहा है, तो उत्तर भारत में अलग चल रहा है, चरम पर जातिवाद, भाषा के आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर तमिल के लोग हिंदी भाषियों को नहीं पसंद कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग हिंदी भाषियों को नहीं पसंद कर रहे हैं। इसलिए इस तरह से देखा जाए तो हमारा भारत भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, वर्ग के आधार पे, धर्म के आधार पे, उसके अलावा जात के आधार पे विभिन्न टुकड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सर, जब मुगलों से लड़ रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो यही सोचा था कि महाराष्ट्र के लोग क्या भाषावाद के नाम पर एक दूसरे से लड़ेंगे? ऐसी परिकल्पना उनकी कभी नहीं थी। अगर उनकी ऐसी परिकल्पना होती तो महाराष्ट्र के बाहर अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार क्यों करते? उनके उत्तराधिकारी जो बाद में उनका राज्य जब बाद में पेशवाओं के नियंत्रण में गया, पेशवाओं के हाथ में गया, उन्होंने दिल्ली से लेकर के पूरे साउथ इंडिया तक भारत के हर प्रांतों में राजनीतिक और सैन्य हस्तक्षेप किए। उनकी एक सपना था कि पूरे भारत को हम एक अखंड भारत के रूप में परिवर्तित कर दें। जी सर, आप वरिष्ठ अधिवक्ता और डॉक्टर पीएचडी हैं, इतिहासकार हैं आप, और इस देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, तो सर इसका जिम्मेदार कौन है? सर, इसके जिम्मेदार हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है, हमारे देश की जनता नहीं है। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं ने इस देश को हर स्तर पे बांट कर रख दिया है, हर स्तर पे बांट दिया है। और आज तो ये स्थिति है कि वो वोट बैंक के लालच में अपना इस तरह से स्तर गिरा देते हैं कि दंड जैसे विधानों में भी, रेप जैसे मामलों में भी वो भेदभाव जैसे कानून बना देते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि दलित बेटी से अगर रेप होता है तो उसे 8 लाख रुपए सरकारी मुआवजे के रूप में मिलता है, लेकिन वहीं सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग की बेटियों के साथ अगर रेप होता है तो उसे 1 रुपये नहीं मिलता।
तो अब गौर करने की बात है कि जब बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में भी हमारे देश में अलग अलग और भेदभावपूर्ण कानून बन सकते हैं, तो इससे बड़ी दुखद की बात और क्या हो सकती है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर भगत सिंह की आत्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आत्मा, चंद्रशेखर आजाद जी की आत्मा, उनके साथ साथ उन तमाम लाखों देशभक्तों की आत्मा जो देश के लिए शहीद कर दिए, कुर्बान कर दिए, उनकी आत्मा आज के भारत को देख रही होगी तो वो बिलखती होगी, रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे सर, कि हम किसके लिए देश किस क्या सपना सजो करके इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और हमारा देश किस रास्ते पे चल रहा है। ये तो यही हो गया सर कि वो जो सपूत थे भारत माँ के, हम उन सब की नालायक औलाद हैं। नहीं, हम लोग नालायक औलादे नहीं हैं, देश की जनता नालायक औलादे नहीं है, देश के नेता नालायक औलादे हैं। सर कहते हैं, हमारी सरकार कहती है कि हम विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो युवा जो चांद पर जिसकी सोच होनी चाहिए, जो बात करनी चाहिए, वो आज गंदे पानी, गंदे नाली, मिलावटखोरी, जातिवाद, भ्रष्टाचार के बारे में बात न करके एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। सर ये थाने की दलाली तो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तहसील में जो लेखपाल कानूनगो की दलाली तो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयों जो सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी दवाइयाँ बेची जाती है उसकी भ्रष्टाचार तो खत्म, जो छोटे छोटे स्तर के जो भ्रष्टाचार है उसे तो ये खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो देश को क्या आगे लेके जाएंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या, आप चले जाइए किसी भी बाजार में, भारत स्वच्छता अभियान की ऐसी धज्जियां उड़ रही हैं, कहीं पर बहन बेटियां, आप खुद हकीकत है, आप सब भी बताइएगा कमेंट करके कि अगर पेशाब लग गई तो कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा शौचालय वगैरह तो यहाँ ढूंढने पे जल्दी नहीं मिलता। प्राइवेट शौचालय सुलभ कॉम्प्लेक्स अगर कहीं बने हैं तो ठीक है, नहीं सरकार ने तो कहीं व्यवस्था ही नहीं किया। और साथ साथ दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में, जहाँ तक मुझे पता है जी, भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं, सबसे ज़्यादा। तो कहाँ हम जा रहे हैं। सर हमने देखा कि आज़ादी के लिए हजारों ऐसे बलिदानी युवा देश के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन आज़ादी के बाद सिर्फ 50 से 60 लोगों को ही अभी तक फांसी मिली है, इतने जघन्य अपराध होने के बावजूद भी। सर दरअसल ये खुद जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो खुद अपराधी हैं। तो अब आज हम आपको बता दें, अगर आप एक अपराधी से अपराध के नियंत्रण के लिए उम्मीद रखेंगे तो ये मुझे लगता है कि आपकी सोच ही गलत है। फिर जी, एक अपराधी अपराध को सदैव बढ़ावा देगा, उस पर नियंत्रण के लिए कभी सार्थक प्रयास नहीं कर सकता। भारत के सदन में आज लगभग 43% सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, दर्ज हैं, FIR के रूप में दर्ज हैं। लगभग 26% तो ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर रेप, हत्या, अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। तो आप गौर कीजिए, लगभग आधी सदन के पास तो रिकॉर्ड है कि वो अपराधी हैं। बाकी जो बचे हैं वो कितने बड़े लुटेरे हैं, बहुत बड़े लुटेरे हैं। तो आप उनसे कैसे उम्मीद रख सकता है, हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार, अपराध को खत्म करने के लिए एक अच्छा कानून बना देंगे? कभी उम्मीद नहीं रख सकते। एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन देश के बारे में ज़रूर सोचिए। आपकी जो भी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के बारे में आप ज़रूर सोचिए। जय हिंद।